Assalamu alaikum students, how are you all? Okay, today we are going to start the topic the bone healing process. ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अगर हम एक फ्रैक्चर हो जाता है दैट मीन्स कि आपकी बोन ब्रोकन हो गई, ठीक है, तो वो बेसिकली उसको हील होने में यानी कि बोन को दोबारा से कह लीजिए रीमॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है, बोन का दोबारा बनने का जो प्रोसेस है, उसमें तकरीबन जो आपके पास टाइम पीरियड आता है वो 6 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी बोन को कह लीजिए हील होने में कितना टाइम लगता है, तो 6 वीक्स लगते हैं किसी भी बोन के लिए उसको हील अप होने के लिए। ठीक है, फिर ये जो बोन जो हीलिंग प्रोसेस होता है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको 4 स्टेप्स में आपके सिलेबस में इसको कह लीजिए कैटेगराइज कर दिया गया है ताकि हमें अपनी आसानी के लिए हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकें। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये अगर हम देखते हैं जब बोन हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो स्टेप नंबर 1 में आपके पास क्या होता है, ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड ब्लड वेसल्स फ्रॉम अ लार्ज क्लॉट अराउंड द फ्रैक्चर। सबसे पहले जो आपके पास ये जो ब्लड जो आपके पास बोन ब्रेक हो गई थी, ठीक है, उस पर जो ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, वो क्या करती हैं उस फ्रैक्चर जहाँ से वो बोन जो थी वो ब्रोक हुई थी, तो वहाँ पर क्या करती हैं एक बहुत बड़ा लार्ज क्लॉट लगा दिया जाता है ब्लड वेसल्स की तरफ से ब्लड का। ठीक है, इसके बाद फाइगोसाइटिक सेल्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट इन द ब्लड ingest dissolve the cellular debris and bone फ्रैगमेंट्स। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं बेसिकली फैगोसाइटिक सेल्स को समझिए जैसे माइक्रोफेज सेल। अगर आपको याद हो फार्माकोलॉजी चैप्टर में जब हमने इम्यूनिटी का प्रोसेस पढ़ा था वैक्सीनेशन का, तो उसमें माइक्रोफेजेस थे। ठीक है, तो इसी तरीके से फैगोसाइटिक भी होते हैं। फैगोसाइटिक बेसिकली माइक्रोफेज ही होते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जो कि आपके पूरे सराउंडिंग्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकें, कोई भी ऐसा जो अननेसेसरी वहाँ पर मटेरियल मौजूद है जैसे कि सेलुलर डेब्रिस है बोन का, बोन के फ्रैगमेंट्स हैं, उनको क्या कर सकें इंजेस्ट कर सकें, अपने अंदर उसको डिसॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके अलावा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यानी कि जो भी अननेसेसरी वहाँ पर अगर कोई चीज़ मौजूद है, कोई मटीरियल मौजूद है, तो उसको क्या करते हैं ये अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं। सेलुलर डेब्रिस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वैसे डेब्रिस को अगर मैं नॉर्मल आपको लफ्जी मायने बताऊं तो बेसिकली वो क्या है, अननेसेसरी मटेरियल जैस मीन्स के जैसे कि कचरा, यानी कि डेब्रिस का मतलब क्या है कि जैसे बोन जब वहाँ से ब्रोक हुई तो उसके बोन के कुछ टुकड़े रह गए, कुछ किरचियाँ रह गई, तो वो बेसिकली सेलुलर डेब्रिस को साफ़ करने में उस बोन के फ्रेगमेंट्स वहाँ पर अगर कुछ भी मौजूद है उन सबको साफ़ करने के लिए फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी मौजूद होते हैं जो कि ब्लड में ही होते हैं। इसके अलावा बोन्स आर नॉर्मली कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम जो है बेसिकली वो कह लीजिए एक थिन लेयर का नाम है जो कि कहाँ पे मौजूद होती है, जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं यानी कि बोन्स के साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं तो उनके ऊपर ये छोटी सी एक लेयर होती है, पतली सी थिन लेयर होती है पेरियोस्टम। पेरियोस्टिम अगर हम कहें तो थिन लेयर किससे मिलकर बनी हुई होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज के साथ, यानी कि बहुत रिच होती है ब्लड कैपिलरीज के साथ। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, जिनसे ये आपकी बोन जो है वो बनने का प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हमने देखें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास जो एक फ्रैक्चर के अराउंड एक लार्ज क्लॉट ब्लड का लग जाता है। इसके अलावा फैगोसाइटिक सेल्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं, सेलुलर डेब्रिस को साफ करते हैं, बोन फ्रैगमेंट्स को साफ करते हैं, यानी कि जगह को क्लियर करते हैं। स्टेप नंबर 2 की तरफ अगर हम आते हैं तो फ्रैक्चर रप्चर्स द पेरियोस्टियम एंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स थे ये कौन से सेल्स थे, अगर हम रिकॉल करें पार्ट नंबर 1 जो लेक्चर का था, तो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो कि क्या करेंगे, बोन को फॉर्म करेंगे, बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हमने कहा था। ठीक है, तो अभी जो फ्रैक्चर था, ठीक है, पेरियोस्टियम जहाँ से रप्चर हुई थी वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ओस्टियोब्लास्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि स्टिमुलेट किया जाता है ब्रेन की तरफ से, तो यानी कि यहाँ पे आपको कह लीजिए सिग्नल मिलता है और ओस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, उनकी इन सेल्स की प्रोडक्शन। अब क्यों हो रही है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, यहाँ पर एक नई बोन फॉर्म होनी है विच सिक्रीट अ पोरस मास ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कॉल्ड कैलस। और यह ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं इनकी प्रोडक्शन के साथ यहाँ पर एक कह लीजिए एक मास, एक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम कहते हैं कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स जो है वो बेसिकली कह लीजिए कि एक
थिक स्किन लेयर टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर ब्रेक हुआ था, जहाँ पर ये आपका फ्रैक्चर राउंड हुआ था। कैलस रिप्लेसेस द ओरिजिनल ब्लड क्लॉट एंड होल्ड्स द एंड ऑफ द बोन्स टुगेदर। अब ये जो कैलस है इसका क्या काम है, ये क्या करेगा, वो जो ओरिजिनल ब्लड क्लॉट जो था उसको वहाँ से रिप्लेस करवा देगा और इसकी जगह बोन्स के जो एंड्स हैं, ठीक है ना, जहाँ से बोन ब्रेक हुई थी उसके दोनों एंड्स को क्या करेगा, ये वहाँ पर होल्ड कर लेगा, ठीक है। वहाँ से क्लॉट हट गया, वहाँ पर कैलस ने उसकी जगह ले ली और बोन्स को क्या कर लिया, इसने होल्ड कर लिया। द रीमॉडलिंग प्रोसेस रीफॉर्म द ओरिजिनल शेप ऑफ द बोन। अब यहाँ पर रीमॉडलिंग प्रोसेस जो हो रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो बोन की ओरिजिनल शेप थी, जो कि बोन टूट गई थी, ठीक है, ब्रोक हो गई थी, तो उसके बाद बोन की ओरिजिनल शेप में उसको डीफॉर्म किया जाता है, यानी कि रीमॉडलिंग का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट। कि क्या हुआ, बोन वहाँ पे क्या हुआ, जो भी था सेलुलर डेब्रिस था वो भी सब फैगोसाइटिक सेल्स ने उसको साफ कर दिया। फिर यहाँ पर जब कैलस सिक्रीट हुआ, कैलस कहाँ से सिक्रीट हुआ था, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की प्रोडक्शन हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि ओरिजिनल ब्लड क्लॉट को वहाँ से रिप्लेस किया था और कैलस ने क्या कर लिया था, होल्ड कर लिया था बोन्स को, ठीक है। और यहाँ पर रीमॉडलिंग प्रोसेस जो था उसने क्या किया, अब स्टेप नंबर 2 में आपके जो बोन की जो ओरिजिनल शेप थी वो वहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई। नाउ थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। अब ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ये दोनों क्या करेंगे, और इनके साथ जो कैपिलरीज हैं ये क्या करेंगी, कैलस के साथ मिलकर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट सेल्स मौजूद हो जाएंगे, कैपिलरीज यहाँ पर मौजूद हैं। अब ब्लड नरिश द सेल। अब ये जो ब्लड नरिश द सेल है, ये क्या इसका मतलब है, जो यहाँ पर सेल्स जो फॉर्मेशन हुई है उनको क्या कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई की जा रही है, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन द कार्टिलेज वाइल ओस्टियोब्लास्ट रिप्लेस्ड इट विद बोन। अब यहाँ पर जो डिफरेंट कार्टिलेजेस थी, यानी कि जो बोन फॉर्म हो चुकी थी, तो ओस्टियोक्लास्ट ने क्या किया, अब उस कार्टिलेज को उसने तोड़ दिया और जो ओस्टियोब्लास्ट सेल थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, उसको बोन के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट सेल कौन से थे, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स थे। तो यहाँ पर जब ब्लड नरिश कर देता है, सेल्स को ब्लड पहुँच गया, ठीक है। अब ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करेगा, वहाँ से कार्टिलेज को ब्रेक कर देगा और उसकी जगह जो ओरिजिनल बोन की जो जगह थी, जो कि फॉर्म हो चुकी थी स्टेप नंबर 2 में, ओस्टियोब्लास्ट सेल ने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड प्रोसेस के बाद, यानी फोर्थ स्टेप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि बोन ने अपना इस पूरे ड्यूरेशन में जो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक का जितना भी ड्यूरेशन था, इसमें तकरीबन आपके पास 6 वीक्स लगेंगे और इसके बाद जो भी आपकी बोन जो थी वो बोन के हीलिंग का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइज। होप कि आपको सब लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।